जून 2026 मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का गुड़ी वन परिक्षेत्र, वहाँ का शांत आम खुजली बीट अचानक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। वन विभाग और पुलिस के 600 जवान, 30 करीब जेसीबी और 200 गाड़ियाँ, यह कोई साधारण अभियान नहीं था। एक दिन पहले 28 जून को वन विभाग की 40 सदस्यीय टीम पर 400 लोगों ने धावा बोल दिया था। गोफन, पत्थर, लाठियाँ, 8 वन रक्षक बुरी तरह घायल हुए। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में सिर्फ वन बचाने का अभियान है या आदिवासियों को वनों से बाहर फेंकने की कोई बड़ी साजिश, ताकि बड़ी कंपनियों को ज़मीन दी जा सके? आइए हर पहलू को गहराई से समझते हैं। जोहार, मैं मुकेश बिरवा, आपका इस चैनल में स्वागत है। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। 2 दिन की इस घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन को देखें तो 28 जून की सुबह 40 वन रक्षकों की फ्लाइंग स्क्वाड आमखुजरी में गश्त पर जाती है। 28 जून दोपहर 400 अतिक्रमणकारियों ने घात लगाकर हमला किया। महिलाओं को आगे कर पत्थरों से हमला हुआ। रिपोर्ट को समझिए, लिखा कि अतिक्रमणकारी हैं, जबकि एफआरए के तहत उनके आवेदन को ये लोग लटका के रखे हैं। यहीं से आपको इनकी मंशा समझ में आएगी। वैसे भी वहाँ इस समय भी भाजपा की सरकार है। 28 जून को 8 वन रक्षक घायल होते हैं। एम्बुलेंस और पुलिस को घटनास्थल पर पहुँचने में 2 घंटे लगे। 29 जून सुबह 600 सदस्यीय संयुक्त दल और 30 जेसीबी और 200 वाहन लेके पहुँचते हैं। बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाता है। 6 घंटे का ऑपरेशन होता है। 200 एकड़ वन भूमि मुक्त की जाती है। 13 झोपड़ियाँ ध्वस्त की जाती है और 9000 से ज़्यादा कंटूर ट्रेंच काटे जाते हैं। डीएफओ राकेश कुमार डामोर का कहना है कि यह अतिक्रमण 2019 से चल रहा था। अवैध मक्का की खेती हो रही थी। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? अब इस मामले की सबसे संवेदनशील परत पर आते हैं, आदिवासियों के अधिकार। भारत में वन अधिकार अधिनियम 2006 आदिवासियों और परंपरागत आदिवासियों को वन भूमि पर कानूनी अधिकार देता है। लेकिन असलियत क्या है? धारा 4(1) 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर रहने वालों को यह अधिकार मिलता है। धारा 4 का 5 दावों के निपटारे तक कोई बेदखली नहीं। त्रिस्तरीय जांच प्रणाली यहाँ पर है, ग्राम सभा स्तर पर, उपमंडल और जिला स्तर पर। ग्राम सभा के अनुमति के बाद वाले समितियों में गैर आदिवासी और वन विभाग के अधिकारी होते हैं, जो अक्सर आदिवासियों के दावे नकारते हैं। यह मुख्य कारण है कि वन अधिकार के दावे बहुसंख्यक में लंबित हैं, जबकि स्वतंत्र लोगों को इसमें जगह मिलनी चाहिए और जो जंगल और आदिवासी अधिकारों की समझ रखते हों, जिसके लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 बना। लेकिन खंडवा में इन कानूनों का लगातार उल्लंघन हुआ और हो रहा है। 2021 में निगांव जामुनिया में 40 आदिवासी परिवारों के घर ध्वस्त कर दिए गए। जेसीबी से खेत उखाड़ दिए गए। खेतों में जहरीले रसायन डाले गए ताकि दोबारा खेती ना हो सके। शहरों में गरीबों के घरों को बुलडोजर से तोड़ा जाता है, तब दुनिया देखती है। यहाँ पर भी सेम वही कहानी दोहराई जा रही है। फ़र्क सिर्फ जगह का है। एक शहर से सटा क्षेत्र है तो दूसरा शहर से कोसों दूर, लेकिन गरीबों पर एक ही तरह का प्रहार सरकारी और दिक्कु तंत्र द्वारा आप देख सकते हैं। खंडवा में 2416 आदिवासी दावों में से 86% मामलों को लटकाकर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और आज भी लंबित है। पूरे मध्य प्रदेश में 2.85 लाख दावे खारिज हुए और सिर्फ 716 स्वीकृत हुए। और यही वो लोग हैं जिन्हें आज अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है। डीएफओ का कहना है कि अतिक्रमण 2019 से है और एफआरए 13 दिसंबर 2005 से पहले के अधिकारों को मान्यता देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इनमें से कुछ परिवारों के दावे लंबित हैं और क्या उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। यह अभियान सिर्फ वन बचाने के लिए है या इसके पीछे कोई प्रोजेक्ट है? मेरी रिसर्च में कम से कम 4 ऐसे प्रोजेक्ट मिले हैं जिनका इस क्षेत्र से सीधा संबंध है। मोरंग जंगल सिंचाई परियोजना, जो सबसे मजबूत संभावना वाली परियोजना है। नवंबर 2025 में, यानी सिर्फ 7 महीने पहले, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2250 हेक्टेयर वन भूमि के डाइवर्जन को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा खंडवा जिले में है। इतनी बड़ी परियोजना से पहले प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि वन भूमि पर कोई कब्जा ना हो, इसीलिए यह बड़े पैमाने का अभियान है। सोचिए, उसी वन को प्रोजेक्ट के नाम पर बर्बाद कर दिया जाएगा, लेकिन
आदिवासी बरसों से उस क्षेत्र में खेतीबाड़ी कर रहे हैं और वन भूमि डाइवर्जन को जस्टिफाई करने के लिए आदिवासियों को अतिक्रमणकारी बनाया जा रहा है। याद रहे, पहले ज़माने में आदिवासी जूम खेती करते रहे हैं, जिसमें एक जगह पर खेती करने के बाद वे जंगल के दूसरे भाग में चले जाते हैं ताकि उर्वरकता बनी रहे। यह प्राकृतिक तरीका है मिट्टी की उर्वरकता को बचाए रखने का। दूसरा प्रोजेक्ट है गुड़ीखेड़ा स्टोन खदान। MPCA मतलब जो स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है कि लंबित खनन परियोजनाओं में गुड़ीखेड़ा जिला खंडवा में स्टोन या बोल्डर खदान दर्ज है। यह उसी गुड़ी रेंज में है जहां यह अभियान चल रहा है। खनन पट्टों से पहले वन भूमि को साफ करना आम बात है ताकि यह दिखाया जा सके कि यहाँ तो पेड़ नहीं है, इसीलिए स्टोन या बोल्डर खदान खोला जा सकता है। तीसरा प्रोजेक्ट और चौथा है इंदिरा सागर और नर्मदा विस्तार परियोजना, उस नर्मदा नहर का। इंदिरा सागर परियोजना इसमें कहता है कि 1000 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 1690 वर्ग किलोमीटर सिंचाई खंडवा में ही है और नर्मदा नहर नेटवर्क का विस्तार भी जारी है। ये दोनों परियोजनाएं भी इस क्षेत्र में वन भूमि की मांग कर रही है। अब सोचिए, 600 जवान, 30 JCB मशीनें, 200 गाड़ियाँ सिर्फ मक्का की खेती रोकने के लिए। सोचिए, पिछले साल इसी इलाके में छोटे पैमाने के अभियान हुए थे, लेकिन इस बार का पैमाना इतना बड़ा क्यों है? ये वो सवाल है जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। अब बात करते हैं कानूनी पहलुओं की। यहाँ कई संदेह के घेरे में हैं। पहला संदेह, क्या FRA की धारा 4(5) का उल्लंघन हुआ? यह धारा दावों के निपटारे से पहले बेदखली पर रोक लगाती है। मतलब उनका दावा यदि ग्राम सभा स्तर से पारित है तो आप उन्हें कानूनन नहीं हटा सकते और 86% दावे जानबूझकर लटकाए गए हैं और कानून के विरुद्ध आदिवासियों पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरा संदेह, क्या ग्राम सभा से परामर्श लिया गया? FRA के तहत ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। वन विभाग उन क्षेत्रों में जहां आदिवासी रहते हैं संबंधित ग्राम सभाओं से सहमति लेनी अनिवार्य होती है। चूँकि वन विभाग आदिवासियों को अतिक्रमणकारी मानती है तो ग्राम सभा अनुमति के क्लॉज को बाईपास कर कार्रवाई कर रही है। तीसरा संदेह, इन लोगों पर जैव विविधता अधिनियम जैसी गैर जमानती धाराएं लगाई गई, जबकि यह धारा स्थानीय समुदायों पर लागू नहीं होती। पिछली घटनाओं में भी ऐसा हुआ है। जैव विविधता तो अपनी जड़ी बूटियां जरूरतों को पूरा करने के लिए आदिवासी सबसे ज़्यादा संरक्षित रखते हैं और उन्हें ही जैव विविधता खत्म करने के लिए दोषी घोषित किया जा रहा है। यही कलयुग है। राम के नाम पर जिस तरह ये लोग सत्ता और पैसा बना रहे हैं, उसे ये अंदाज़ा लगाना गलत नहीं है कि ये लोग आपकी आस्था को भी आपके विरुद्ध दिखाकर आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। चौथा संदेह यह है कि DFO का कहना है कि यह अतिक्रमण 2019 का है, लेकिन 2019 से 2026 के बीच इसे रोका क्यों नहीं गया? क्या वन विभाग की मिलीभगत है? सवाल यह भी है कि जिन वन रक्षकों पर हमला हुआ वे 2025 में भर्ती एक नई फ्लाइंग स्क्वाड के जवान हैं। क्या यह विशेष दल सिर्फ अतिक्रमण के लिए बनाया गया या किसी बड़ी योजना के लिए, पहले से ज़मीन तैयार करने के लिए? यह गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। यदि दोनों पक्षों को साथ में आप देखेंगे तो मतलब वन विभाग का पक्ष और आदिवासी या संदेह का पक्ष, तो इस तरह दिखता है कि वन भूमि की रक्षा करना कानूनी कर्तव्य मानता है वन विभाग, लेकिन आदिवासियों का कहना है कि FRA 2006 के तहत दावे जब लंबित है तो सुनवाई का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए और उनकी बेदखली पर रोक होनी चाहिए। वन विभाग कहता है कि 2019 अवैध कब्जा है और यहाँ काफ़ी पेड़ काटे गए, जबकि आदिवासियों का दावा है कि बरसों से उनकी झोपड़ियाँ उस क्षेत्र में हैं, बरसों से वहाँ रह रहे हैं। जंगल में अक्सर झोपड़ियाँ ही बनती है, महल तो शहर वाले को जब ज़मीन दी जाती तब बनती है। वन विभाग कह रहा है कि मक्का की अवैध खेती रोकना जरूरी था, जबकि आदिवासी हक ये कहता है कि क्या कभी उनके FRA के दावों की सुनवाई हुई? FRA दावों को लटका कर कार्रवाई किसी भी सूरत में न्याय संगत तो नहीं है। वन विभाग का कहना है कि 8 वन रक्षक घायल हुए, ये हिंसा अस्वीकार्य है। आदिवासी अधिकार की बात करने वाले ये दावा करते हैं कि क्या पुलिस बल की तैनाती ज़रूरत से ज़्यादा नहीं थी या बातचीत की कोशिश क्यों नहीं हुई? आदिवासी इलाकों को इसलिए 5वें अनुसूचित क्षेत्र में रखा जाता है क्योंकि वहाँ सामान्य प्रशासन नहीं होकर विशेष प्रशासन होता है, जिसमें ग्राम सभा से वन रक्षकों को संवाद करना था। क्या जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया गया ताकि हिंसा को रोकने के नाम पर आदिवासियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सके, जो होता हुआ दिख रहा है? वन विभाग ने 9000 से ज़्यादा कंटूर ट्रेंच काटे, किस लिए? ताकि वनों को रक्षा किया जा सके उसके नाम पर।
अब आदिवासी अधिकार की बात करें तो क्या यह ज़मीन को खेती लायक ना रह देने की साजिश नहीं है? मक्का की खेती से कौन सा जंगल खत्म होता, और आदिवासी तो इस सरकार के आने से पहले से जंगल में रहते आए हैं। याद रखिए 2021 में निगांव जामुनिया में भी पुनर्वनीकरण के नाम पर खेतों में बबूल के बीज बोए गए थे और जहरीले रसायन डाले गए थे। 2026 में भी वही पैटर्न कंटूर ट्रेंच ताकि कोई दोबारा खेती न कर सके। यानी जंगल को बर्बाद करने का काम वन विभाग कर सकती है, गैर जंगली पौधा बबूल के बीज छींट सकती है, केमिकल छिड़क सकती है, लेकिन जैव विविधता के अनुकूल मक्का की खेती नहीं कर सकते आदिवासी। याद रखिए जब जब दिकुओं को ज़मीन की ज़रूरत होगी पूरे देश में यह षड्यंत्र रचा जाएगा और आदिवासियों को जंगल के पारंपरिक जगहों से बेदखल किया जाता रहेगा। एक जगह का आदिवासी दूसरे जगह के आदिवासी की खबर को इसी तरह खबरों के माध्यम से जानकर दुखी होता रहेगा, क्योंकि देश के आदिवासियों के बीच एकता बड़ी चुनौती है। इस खबर से 3 निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। पहला, आम खुजली में अतिक्रमण है, लेकिन यह साबित नहीं है कि आदिवासी अवैध कब्जेदार हैं। FRA के तहत उनके दावों का निपटारा पहले होना चाहिए था। दूसरा, कि इस अभियान के पीछे बड़े प्रोजेक्ट्स होने की प्रबल संभावना है, खासकर मोरंग जंगल सिंचाई परियोजना और गुड़ीखेड़ा खदान। सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए कि क्या यहाँ कोई प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। तीसरा, कानूनी प्रक्रिया का पालन न करना, जैसे कि FRA 2006 ग्राम सभा की भूमिका और उचित सुनवाई के अधिकार की अनदेखी हुई है। यह एक गंभीर प्रशासनिक विफलता है। तो हमारा सुझाव इसमें यही है कि पारदर्शिता सरकार बनाए रखे और स्पष्ट करके क्या कोई प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। दूसरा, FRA का पालन सुनिश्चित किया जाए, सभी लंबित दावों का निपटारा पहले किया जाए, तब तक कोई बेदखली ना हो। तीसरा, कि ग्राम सभा स्तर पर सभी मामलों में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य रखी जाए, जैसा कि कानून में है, और दोनों पक्षों की शिकायतों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। 28 जून 2026 को आम खुजली में जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक पैटर्न है जो सालों से खंडवा, बुरहानपुर और पूरे मध्य प्रदेश में दोहराया जा रहा है। जब तक आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान नहीं होगा, जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, ऐसी घटनाएं होती रहेगी। इसलिए सच्चाई की तलाश जारी रखनी पड़ेगी। सवाल पूछिए और याद रखिए कि वन के असली रक्षक वही आदिवासी हैं जो सदियों से इस जंगल में रहते आ रहे हैं। जोहार।